नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। आज हम खर्चा पानी में बात करेंगे इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ाने के लिए सरकार सीधे आपकी जेब में पैसे क्यों नहीं डालना चाहती और किसने कहा कि अमीरों के लिए अलग टैक्स स्लैब बनाओ। साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला को भारत सरकार ने क्या नसीहत दी है और हुंडई पोस्ट विवाद में कैसे भारत में काम करने वाले तमाम ग्लोबल ब्रांड्स की नींद उड़ी हुई है। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. आज हमारे साथ हैं सिद्धार्थ जरावी, जो बिजनेस टुडे टेलीविजन के मैनेजिंग एडिटर हैं और आर्थिक मामलों की गहरी समझ रखते हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खर्चा पानी में। धन्यवाद प्रमोद। सिद्धार्थ जी फाइनेंस सेक्रेटरी हैं टीवी सोमनाथन, उन्होंने बिजनेस टुडे को एक इंटरव्यू दिया था और वो कह रहे हैं कि इसकी कोई गारंटी नहीं कि हम जनता को सीधे पैसे दें तो वो उससे कंजम्पशन बढ़ेगा। और उनका मानना है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीमें हैं या दूसरे जो अदर जो है माध्यम, उसके जरिए अगर हम देते हैं डायरेक्ट तो लोग पैसे बचा के भी रख सकते हैं अपने पास, जरूरी नहीं कि खर्च करें। तो ये जो कंजम्पशन बढ़ाने की, और वो कह रहे हैं कि इसके हम दूसरे जरिए हैं कंजम्पशन बढ़ाने के जिसपे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, आप जानते हैं 35%। तो जरा आप बताएं हमारे व्यूअर्स को कि कंजम्पशन बढ़ाने की ये नई फिलॉसफी सरकार की क्या है। देखिए, आपने सही कहा, ये एक प्रकार से थोड़ी हटके सोच है, जो सोच अभी तक और खासकर आपदा के समय में, आर्थिक आपदा का समय जो कोरोना महामारी के कारण हुआ है, और पहले भी हमने देखा है अमेरिका जैसा सबसे विकसित देश बिल्कुल कैश देता है लोगों के हाथ में कि इकोनॉमी स्टिमुलेट हो, रिसेशन से बाहर आ पाए और रिसेशन ना हो। और बहुत देशों ने किया है, ऐसा नहीं केवल अमेरिका ने किया हो। और रेस्क्यू पैकेज के नाम से बोला जाता है, आप कॉर्पोरेट को भी पैसा देते हैं और इंडिविजुअल को भी पैसा देते हैं। और ये चीज अमेरिका ही नहीं, सबसे ज्यादा मात्रा में की है, क्योंकि 2008 से उनका एक प्रकार से लगातार वो प्रोग्राम चल रहा है। लिक्विडिटी भी लगातार 15 साल से खूब बढ़ी हुई चल रही है, अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखें तो। ये जो बयान जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं, ये बेसिकली क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सरकार ने जब कोरोना महामारी के बाद, उसके पास ऑप्शन थी कि लोगों को 5,000, 2,000, 1,000 पैसा दे, मिडिल क्लास में पैसा दे, और उनको बोले जाइए खर्चिए, खर्चने के कारण आप सामान खरीदेंगे, सामान खरीदने से इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाएगी। तो उस टाइम दो तर्क आए। पहला ये कि जब दुकान बंद है, मार्केट बंद है, तो खरीदारी कैसे करिएगा, तो एक तो वो विषय आया। बाद के लिए भी जब ये आया तो तब से ही स्टैंड सरकार ने ये लिया है कि हम मानते हैं कि कैश देने से ये जरूरी नहीं है कि सारा पैसा खर्च करा जाएगा, लोग सेव करते हैं। और इस बात को लेके एक डेटा है जो थोड़ा शायद सरकार के पक्ष में है। पिछले वित्तीय वर्ष में स्मॉल सेविंग्स में 6 लाख करोड़ रुपया जमा हुआ, जबकि एवरेज 4 लाख से कम रहती है, पौने 4 लाख भी रहती है। इस वर्ष भी संभवतः जो सेविंग है वो ज्यादा रहेगी, अगले साल उसके कम होने की संभावना है। दूसरा तर्क जो सरकार ने बताया कि अगर आप देखें, जनधन अकाउंट में काफी पैसा जमा रहा, लोगों ने उसको खर्चा नहीं किया। और इस संबंध में मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी साहब से एक प्रकार से आइडियोलॉजिकल सवाल पूछा कि सरकार को क्या मतलब हुआ है कि अगर एक बारी पैसा दे दिया राहत के लिए, वो कहाँ खर्च हो रहा है, बचा रहा है, नहीं बचा रहा है, इससे आपका क्या मतलब है? आखिरकार बैंक में रखना भी तो एक खर्चा ही है, मतलब एक बचत है। इट इज उसको जला के राख नहीं कर दिया, उसको कहीं ना कहीं तो सेव ही किया, अच्छी चीज है, पैसा रहेगा, आगे खर्चेगा। तो ये सब बात बेसिकली, उतना पैसा है ही नहीं भारत सरकार के पास कि वो बाकी कंट्रीज की तरह रिलीफ प्रोग्राम चलाए। हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत है, हमारी सरकार बिल्कुल टैक्सेस और इस पे जो डिपेंडेंट रहती है, उसकी टैक्स की बेस छोटी है। आप जानते हैं कि कितने कम टैक्स पेयर बेस है एज अ पर्सन ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन, और गरीब भी हैं। और आखिरी बात इसमें, जो सरकार के अधिकारी ये भी कहते हैं कि जी देखिए, गरीबों को हमने अनाज दिया, हमने किसान को पीएम किसान निधि दी है, तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं, हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिनको सबसे ज्यादा आवश्यकता है। तो इस आर्गुमेंट से भी आप
कुछ बिल्कुल आर्ग्यू तो नहीं कर सकते इस बात से। तो सही। ये बेसिकली दर्शाना चाह रहे हैं कि जो रिलीफ पैकेज इकोनॉमिक्स है उससे वर्तमान सरकार उसमें विश्वास नहीं करती। और 2008 की जब वैश्विक महामारी को लेके भारत सरकार ने उसको रिस्पॉन्ड करना चाहा, तो उस टाइम पे भारत सरकार ने पहले ही तुरंत स्टेप्स लिए कई, जिससे हमारी इकोनॉमी बची रहे और ऐसे प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। हालांकि उन्होंने फूड सिक्योरिटी एक्ट और नरेगा का जो किया था वो कांग्रेस सरकार ने, आपको याद होगा कि कितना पैसा खर्चा। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये इस मामले का सारा एक प्रकार से निचोड़ है। और वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है 35%, तो उससे भी कहीं ना कहीं आगे चल के जो उसके मल्टीप्लायर इफेक्ट्स होंगे तो उससे भी कंजम्पशन बढ़ेगा, ऐसा वो बिल्कुल होते हैं, बट हमारा पॉइंट ये है कि क्या 6 महीने में होंगे, क्या जी 1 सही साल में बात है। होंगे? क्योंकि अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि अगले 6 महीने बाद, 6 महीने में आज से बाद ग्रोथ थोड़ी कम होगी, क्योंकि जो लोगों को डिमांड थी वो डिमांड पूरी हो गई है। तो अब नई डिमांड लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। खैर वो दूसरा विषय है, फिर कभी उस पर डिटेल में सर चर्चा करेंगे। ये प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व चेयरमैन हैं और आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं सी रंगराजन साहब। उन्होंने आज एक बिजनेस स्टैंडर्ड को इंटरव्यू दिया, उसमें कहा है कि सुपर रिच या बहुत अमीर जो लोग हैं उनके लिए अलग टैक्स स्लैब बनाना चाहिए और उनको ज्यादा हायर टैक्स करना चाहिए। इस पे क्या राय है आपकी? देखिए, पहली बार ही नहीं कहा है डॉक्टर रंगराजन जी, इसको कई सालों से कह रहे हैं और ये पहला उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है। और उनका तर्क ये है कि जिनके पास कैपेसिटी होनी चाहिए ज्यादा पे करने की, उनको आपने एक अलग स्लैब में डालना चाहिए। और ये अमेरिका में भी बहुत बड़ा डिबेट है जी मैंने कोई बेतुकी बात बिल्कुल हरगिज नहीं की है उन्होंने। और वो पॉलिटिशियन नहीं है, तो सही उनका बात बात करना यानी कुछ ना कुछ लॉजिक है। के साथ है। और लॉजिक ये है कि जिनकी मार्जिनल इनकम है, जिनकी कम इनकम है जी बनिस्पत उसकी जिसकी 10 करोड़ है, और आज की डेट में अगर आप सैलरी इनकम की बात करें सब जोड़ जाड़ के, लगभग लगभग 43% टैक्स लगता है, जो हाईएस्ट इनकम टैक्स का टोटल इंसिडेंस है। स्लैब नहीं, स्लैब 30% की है, जी सेस और बाकी चीजें जोड़ जाड़ के 43% का टैक्स लगता है, डायरेक्ट इनकम टैक्स। जी और अमीर आदमी जीएसटी की मार को ज्यादा बेहतर झेल पाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए वो बिस्कुट खाता है, उसकी जीएसटी रेट, वही गरीब व्यक्ति भी जो एक चाय की टपड़ी पे बिस्कुट खा रहा है, ब्रांडेड बिस्कुट, तो उस पे भी जीएसटी उतना ही लगता है। बिल्कुल तो इसीलिए जीएसटी को एक रिग्रेसिव टैक्स माना जाता है फ्रॉम इक्विटी बेसिस, कि गरीब की मार ज्यादा होती है जीएसटी के कारण, अमीर को फर्क नहीं पड़ती। अमीर तो डाइटिंग पे रहता है, उसको शुगर डायबिटीज कंट्रोल करना पड़ता है, गरीब को बेसिक खाना जुटाने में ही सारी स्ट्रगल निकल जाती है उसकी। सही तो इनकम टैक्स पे 43% है, और इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव है, क्योंकि जितना आप अधिक कमाते हैं उतना आप अधिक दे सकते हैं। जी अब आखिरी पॉइंट इसमें मैं ये बोलूंगा कि डॉक्टर साहब ने जो बात कही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी ये तो वही 70-60 वो दशक की बात थी जब 80-90% था, और उसके कारण टैक्स इवेजन बहुत था, तस्करी बहुत थी, स्मगलिंग थी, क्योंकि कस्टम्स ड्यूटीज भी हमारी बहुत हाई होती थी उस जमाने में। जी और अब जो ये सुपर वेल्दी का टैक्स है, ये इसलिए और इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो बहुत अमीर होते हैं, और खासकर बिजनेस इनकम वाली जो अमीर होते हैं, उनके पास ऑप्शन होती है टैक्स कम करने की। मैं एक आखिरी उदाहरण दूंगा। आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं और आपने गाड़ी खरीदी, उस पे होम लोन, उस पे कार लोन लिया आपने, गाड़ी पहले दिन से डेप्रिशिएट होती है, कंपनी तुरंत उस पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकती है, आप एज इंडिविजुअल इनकम टैक्स पेयर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाते। दूसरी बात, आप जो कार लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो आपको लॉस हो रहा है, उस पे आप टैक्स बेनिफिट नहीं क्लेम कर सकते। जी अब यही चीज अगर कंपनी करती है, तभी आपने देखा होगा कई कंपनी में, जो प्राइवेट कंपनीज में लीज पे कार देने का एक मॉडल है, तो प्राइवेट कंपनी जो है वो इस कार को एक अपने खर्चों में जोड़ती है और वो टैक्सेबल इनकम से कम हो जाता है, बिल्कुल फिर उसकी डेप्रिसिएशन का सालाना बेनिफिट क्लेम करती हैं। और
जो इंटरेस्ट जाता है और प्रिंसिपल जाता है, अगर कंपनी ने या बिजनेसमैन ने कार लोन पे ली है, अपने नाम पे नहीं कंपनी के नाम पे लेता है, तो उसका इनकम कम होता है। आप और मैं चाय पीते हैं, कहीं बाहर दोस्त के साथ गए, कहीं रेस्टोरेंट में डोसा खा लिया, कहीं ढाबे पे बैठ गए, बिल वाला जब अगर हम भरते हैं तो हम उस पे जीएसटी भरते हैं जी। तो जो कंपनी वाला है वो उसका रिबेट ले लेता है, क्योंकि वो उसको अपने बिजनेस एक्सपेंसेस में जोड़ता है। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं पे इनकी बात में इंटेलेक्चुअल मेरिट है कि अमीर के पास केवल स्लैब का विषय नहीं है, बट अमीर के पास टैक्स बचाने के, यानी बिजनेस इनकम वालों के पास टैक्स बचाने के बहुत सारे लॉफुल क्लॉजेज अवेलेबल है। आप मेरे पास सैलरीड वालों के पास नहीं है, तो इसके कारण विषमता है। और विदेश में एक आखिरी बात, अमेरिका में इंडिविजुअल इनकम टैक्स पेयर को कुछ ऐसे बेनिफिट्स क्लेम करने का अधिकार है जो यहाँ नहीं अवेलेबल है। यहाँ होम लोन की भी आप जानते हैं सीलिंग बहुत कम है क्लेम करने के लिए। तो उस दृष्टि से इस विषय को देखें तो एक अच्छा डिबेट योग्य विषय आपने बताया, बहुत अच्छा किया। चलिए अगली सुर्खी है सर, टेस्ला को लेकर। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी है और उसको लेकर पिछले कुछ दिनों से कई बातें होती रही हैं। भारत सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि टेस्ला को तब तक इंपोर्ट ड्यूटी में हम कोई राहत नहीं देंगे जब तक वो यहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी शुरू नहीं करती। और जो भारी उद्योग राज्य मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि भाई आप चीन में तो फैक्ट्री लगाएं, वहां रोजगार दें, और कारें बेचने के लिए आप भारतीय बाजार तलाशें, ये तो ठीक नहीं है और ये हम होने नहीं देंगे। तो जरा बताएं जी। बहुत अच्छा है प्रमोद, बहुत अच्छा है। देखिए अगर आज आपको इलेक्ट्रिक कार खरीदनी है तो जहां तक मेरी मेमोरी है, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, 2-3 ब्रांड की तो बढ़िया टकाटक गाड़ियां मिल रही हैं, सस्ती है, बढ़िया है, चलाइए भारत में। क्या दिक्कत है। कुछ लोग शौकिया हैं और हमने बिजनेस टुडे पे वो उस कार को दिखाया भी था, उस ओनर के साथ इंटरव्यू किया था, उसने पूरी इंपोर्ट करके ले आया, बहुत सारी ड्यूटी भर के। बेंगलुरु की कहीं उस तरफ के व्यक्ति हैं या पूना के हैं शायद, और चला रहे हैं बढ़िया से अपनी टेस्ला। ठीक है, तो इंडिया में काम तो नहीं रुक रहा है टेस्ला के बगैर। कोई ऐसा नहीं है कि ओला उबर कंपनी नहीं चल रही है बिना टेस्ला के। इलेक्ट्रिक कार इंडिया में अवेलेबल है, और इसलिए टेस्ला अगर इतने बड़े मार्केट को चाहता है, भारत सरकार ने केवल टेस्ला के लिए नहीं, नॉन इलेक्ट्रिक डीजल पेट्रोल कार वालों के लिए भी हमारी एक पॉलिसी लगभग 40 साल से है, 50 साल से, जब से मारुति उद्योग लगा। हमने कहा फैक्ट्री यहां लगाइए। हमने सुजुकी जापान को ये नहीं बोला कि आप अपनी कार इंपोर्ट करके यहां लाइए। हमने कहा ये लीजिए, गुड़गांव में आपकी जमीन है, आपका स्वागत है, आपका सत्कार है, आप फैक्ट्री बनाइए। आज वो सुजुकी की फैक्ट्री जापानी मेजॉरिटी ओनरशिप है उसमें, बट रोजगार हिंदुस्तानियों को है। हजारों की संख्या में उस प्लांट में हमारे लोग काम करते हैं, और एक मारुति सुजुकी से पूरे देश भर में, हिंदुस्तान मोटर, टाटा मोटर तो पहले था ही, नई तकनीक से छोटी गाड़ी, लाइट गाड़ी, फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी बनाने की एक पूरी लहर हो गई। पूना तो ऑटो कैपिटल है, चेन्नई तो ऑटो कैपिटल है कंट्री का। तो क्यों टेस्ला के लिए हम कोई खास रियायत दें? मेरा मानना है बिल्कुल सही स्टैंड है, जब तक वो फैक्ट्री ना लगाए उसको एक पैसे का यहाँ पे इंपोर्ट करने का परमिशन नहीं मिलना चाहिए जी, क्योंकि वो जीरो ड्यूटी इंपोर्ट मांग रहा है। जी, आप आज भी टेस्ला की गाड़ी खरीद सकते हैं, दीजिए, जो ड्यूटी एप्लीकेबल है दीजिए, कौन मना कर रहा है? सही बात है। तो इसलिए अब उनकी राह तो मुझे लगता है कि बहुत आसान नहीं रह जाएगी, और आपका जो व्यू है बहुत लॉजिकल है कि अगर आप जॉब नहीं देना चाहते यहाँ पे, या आप चाहें कि बाहर से हम बना के लाएं और सीधे यहाँ मार्केट में उतारें, तो यहाँ भी रिसोर्सेज की कमी नहीं है। और जैसे आप एग्जांपल दे रहे हैं कि यहाँ पे कई मैन्युफैक्चरर हैं, बहुत पोटेंट हैं, जो बना रही है गाड़ियां, तो ये एक लॉजिकल पॉइंट है। आखिरी सुर्खी है सर आज, जैसा कि आपको पता है 2-3 दिन से हुंडई का एक जो हुंडई पाकिस्तान का पोस्ट था, उसको लेके विवाद था, और उस पर माफीनामा और तमाम चीजें अब पिछले 1-2 दिन से जारी हैं। लेकिन अब जितनी कई ग्लोबल ब्रांड्स हैं जो भारत में कार्यरत हैं, उनकी नींद उड़ी हुई है, और उन्होंने भी एक तरह से भारत सरकार के जो है रुख में जो है मिला करके सहमति जताते हुए उन्होंने माफीनामा भी देना शुरू कर दिया, और उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि नहीं, जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ है। बिजनेस के लिहाज से जरा हमारे व्यूअर्स को आप बताएं कि अगर इस तरह के विवाद में कोई बड़ी कंपनी कूदती है तो कितने लार्ज स्केल पे उसको बिजनेस उसका हिट होगा, और ये किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे प्रकरण को जो कुछ हुआ?
सबसे पहली बात समझिए, ये कंपनीज मल्टीनेशनल है, बहुत अच्छी बात है। इंडिया में काम करें, पाकिस्तान में काम करें, अफगानिस्तान, हमारे को क्या मतलब है? हमारे देश में काम कर रहे हैं, हमारे नियम कानून के हिसाब से करें। मैं सभी दर्शकों से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, प्रश्न क्या, उनके मन में एक प्रश्न डालने का प्रयास कर रहा हूँ कि वो ये सोचे और बूझें कि इंडिया में इन कंपनीज ने कोई इंडियन कोई विषय या यहाँ की सरकार द्वारा कोई एंटी पाकिस्तान विषय, बलूचिस्तान को आजाद करा दो, फलां करा दो, ढिमकान करा दो, पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने चाहिए, या चीन के साथ ये होना चाहिए, चीन ऐसा है, हांगकांग को दबा लिया, हांगकांग को खा लिया, तिब्बत में घुस गया, नेपाल में चीनी लोग ये कर रहे हैं, श्रीलंका में ये कर रहे हैं। कोई इंडिया में ये कंपनीज ये सब में ये धंधों में रहती हैं क्या? पाकिस्तान में इन कंपनीज को राजनीति करने के लिए क्या जरूरत पड़ी है? और ये कह रहे हैं कि जी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने किया, तो ब्रांड तो आपका है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एग्रीमेंट होती है, वो कहता है मेरी ब्रांड और ब्रांड की फिलॉसफी के हिसाब से चलना है, नहीं करोगे तो फ्रेंचाइज कैंसिल कर दूंगा, एजेंसी ले लूंगा वापस तुमसे। ये तो गजब है। आप चाइना में करके दिखा दो, रातों रात ताला लग जाएगा। मैं तो मानता हूं भारत सरकार ने बड़ा इस पे लीनियंट व्यू लिया है। ठीक है, साउथ कोरिया ने सरकारी लेवल पे एक्सप्लेनेशन भी दी है, एक प्रकार से माफी भी मांगी है, रिग्रेट एक्सप्रेस किया है। बट ये कहीं ना कहीं पे हम सबको सोचना चाहिए कि यही विषय है। आत्मनिर्भरता केवल आत्मनिर्भरता मैन्युफैक्चरिंग की नहीं, आत्मनिर्भरता है आपका स्वाभिमान भी, एज अ कंट्री, एज अ पीपल, आपका आत्म स्वाभिमान है। आपको कैसे कर सकते हैं, जो विषय की जानकारी रखते हैं, और मैं मानता हूं कि जो हमारे आम नागरिक हैं उनको आपसे में से ज्यादा इन विषयों की जानकारी होती है, उनसे पूछिए ना कि चीन में कर सकते हो क्या ऐसे। तो बिल्कुल खंडन योग्य है। कई लोगों ने तो कहा है कि इनका माल बॉयकॉट करिए, वैसा करिए। तो ये एक विषय है, ये ग्लोबलाइजेशन का एक नेगेटिव परिणाम है, और इसको हमने इससे जूझना पड़ेगा, क्योंकि ये केवल मार्केट ही नहीं बात है, ये आपकी कंट्री का रेस्पेक्ट, सिक्योरिटी और जो वर्ल्ड में उस कंट्री की स्टैंडिंग है उससे रिलेटेड एक विषय है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब हुंडई को देखें तो 16% मार्केट शेयर है अपने यहाँ, करीब $6 अरब का इनका टर्नओवर है, 5 लाख गाड़ियां आप हर साल बेचते हैं, और इतने बड़े मार्केट शाहरुख में। खान जी उसके एडवर्टाइजर बहुत, मतलब उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं एक एक कंपनी में। आप बताइए ना कैसा बवाल है जी। क्या हुंडई कोई एड निकाल सकता है कि बलूचिस्तान को फ्री कर दीजिए? मेरा एक सवाल है, क्या इंडिया हुंडई निकाल सकता है ये एड? क्या मैकडोनल्ड, उनका इसमें नहीं है, मैं इसलिए नाम लिए बगैर कह रहा हूं, कोई ब्रांड ये बोल दे बिल्कुल सही स्टैंड विद बलूचिस्तान, क्या बवाल मच जाएगा बताइए? वहां तो उनके तो सब वो आउटलेट जला देंगे, वहां जहालत की कमी नहीं है। तो ये उस प्रकार का विषय है, हम सबको इससे बिल्कुल देखना चाहिए कि कंपनियां बाज आएंगी इस तरह के ट्वीट से और इस तरह के पोस्ट से। खैर, आप हमारे शो में आए सिद्धार्थ जी, और हमारे व्यूवर्स को आपने बड़े ही विस्तार से, बड़ी गहराई से आपने सभी सुर्खियों पे अपने विचार रखे, उनका विश्लेषण किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था आज का खर्चा पानी। अगले अंक तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।